हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़े थे बीएड द्वितीय वर्ष, इसमें जो हमारा कंपलसरी पेपर है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, उसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में, टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया है। आज पार्ट 3 में हम लोग पहले चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण में बाधाएं। तो आज हम लोग जानेंगे शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पर कुछ बाधाओं को मैंने लिखा है, उसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो पहली बाधा है वो है किसी देश की शासन सत्ता या शासन प्रणाली बदल जाने से वहाँ की शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब शासन सत्ता या शासन प्रणाली बदलेगी तो शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए मौलिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करना कठिन होता है, क्योंकि शिक्षण का कोई एक सार्वभौमिक प्रत्यय नहीं है। अब हम लोग अगली बाधा देखते हैं। दूसरी जो है, शिक्षक शिक्षण सिद्धांतों की प्रकृति तथा इन सिद्धांतों से होने वाले लाभों से परिचित नहीं है। अब अगला देखते हैं, बालक के विकास की अवस्थाओं के साथ शिक्षण के स्तर भी बदलते रहते हैं। मतलब जैसे बालक के विकास की अवस्थाएं बदलेंगी वैसे उनका शिक्षण स्तर स्वतः परिवर्तित होता रहेगा। शिक्षण के विभिन्न स्तरों की प्रकृति भी भिन्न होती है, उनके उद्देश्य, विधियाँ, युक्तियाँ आदि अलग अलग होती हैं। मतलब जैसा जैसा स्तर बदलता है वैसे वैसे उनकी शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होता रहता है। अब हम लोग अगली बाधा देखते हैं जो है, शिक्षण में कुछ विषय कला और कुछ विज्ञान के अंग कहलाते हैं, उनके लिए एक ही प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण असंभव है। तो ये रही हमारी शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण में आने वाली प्रमुख बाधाएं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शिक्षण के सोपान या अवस्थाएं। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण के कौन कौन से चरण हैं। शिक्षण के 3 प्रमुख सोपान हैं। पहला होगा शिक्षण की पूर्व क्रिया सोपान या अवस्था, और जो दूसरा सोपान होगा वो होगा शिक्षण की अंतः क्रिया सोपान या अवस्था, और जो तीसरा होगा वो होगा शिक्षणेतर सोपान या शिक्षण का उत्तर क्रिया सोपान या अवस्था। तो शिक्षण के इन तीनों सोपानों को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो पहला चरण है उसको। तो जो पहला चरण है वो है शिक्षण की पूर्व क्रिया सोपान या अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो हम लोग देखेंगे प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे एक प्रकार से टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। तो हम लोग इसको देखते हैं। शिक्षण से संबंधित अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक करता है। मतलब कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कक्षा में शिक्षण करने से पूर्व शिक्षक को करना अनिवार्य होता है। इन क्रियाओं में शिक्षक अपनी योग्यता, अनुभव और विषय के अनुसार कक्षा में शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी पाठ्य वस्तु को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए इसकी योजना बनाता है। तो ये हमारा है शिक्षण की पूर्व क्रिया सोपान या अवस्था। इसमें टीचर क्या क्या करता है वो सब दिया गया है। इन कार्यों के अलावा भी कुछ कार्यों को इनमें सम्मिलित किया गया है, जो है जिनमें से पहला शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, ये भी शिक्षण की पूर्व क्रिया सोपान में आता है। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। शिक्षक सर्वप्रथम कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करके व्यवहार परिवर्तन के रूप में इनकी यह निश्चित करता है कि उद्देश्य की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप छात्रों के प्रकार के होते हैं। पहला छात्रों के पूर्व व्यवहार के रूप में और दूसरा छात्रों के अंतिम व्यवहार के रूप में। यह उद्देश्य छात्रों के मनोविज्ञान और समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। तो ये रहा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। और जो अगला है वो है पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था। छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली पाठ्य वस्तु के संबंध में
निर्णय लेने के पश्चात शिक्षक पाठ्यवस्तु के अवयवों को मनोवैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है, जिसे पाठ्यवस्तु की व्याख्या सीखने के स्थानांतरण में सहायक सिद्ध हो जाए। शिक्षक छात्र तथा पाठ्यवस्तु के स्तर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्तुतिकरण के लिए समुचित शिक्षण की व्यूह रचना का चयन करता है। तो ये रहा हमारा पाठ्यवस्तु के अवयवों के क्रमबद्ध व्यवस्था। जो हमारा अगला है वो है पाठ्यवस्तु का चयन। छात्रों को पढ़ाए जाने वाली पाठ्यवस्तु के संबंध में शिक्षक निर्णय लेता है, पाठ्यवस्तु के स्वरूप का विश्लेषण करता है और उसके संकेत चिन्हों, भाषा, पक्ष तथा तर्क के संबंध में निर्णय लेता है। शिक्षक निदानात्मक पर अधिक बल देता है और वह मालूम करता है कि पाठ्यवस्तु के लिए छात्रों के पूर्व व्यवहार क्या और कैसा हो तथा पाठ्यवस्तु का किस स्तर पर प्रस्तुतिकरण किया जाए तथा किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाए और किन किन विधियों से इसका प्रयोग किया जाए। तो ये रहा जो है शिक्षक की पूर्व क्रिया सोपान या अवस्था। इसमें निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्यवस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, पाठ्यवस्तु का चयन करना, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। अब शिक्षण के सोपान या अवस्थाओं में हम लोग अपना अगला देखेंगे। जो दूसरा अवस्था है वो है शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान या अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो अब हम लोग देखते हैं इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, ये किस प्रकार से टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने पर करता है। इस सोपान में पाठ के प्रस्तुतिकरण से संबंधित सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। शिक्षण का पूर्व और अंतःक्रिया सोपान में मुख्य अंतर यह है कि शिक्षण पूर्व क्रियाएं शिक्षक द्वारा बहुत ही सोच समझकर स्वयं द्वारा की जाती हैं, परंतु इसके विपरीत अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षक का व्यवहार अधिकतर कक्षा की परिस्थितियों एवं छात्रों की अवस्थाओं से निर्देशित होकर तत्काल सहज भाव से होने वाला होता है, क्योंकि छात्र शिक्षक के सामने रहते हैं। शिक्षक उस समय वही क्रियाएं करते हैं जिन्हें वह उस परिस्थिति के संदर्भ में उचित समझते हैं। तो ये रहा हमारा जो था शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान या अवस्था। अब इसके अंतर भी कुछ क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, उनको हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा कक्षा के आकार की अनुभूति, दूसरा छात्रों का निदान और जो तीसरा होगा वो होगा सौपक्रम तथा अनुक्रियाएं। तो एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कक्षा के आकार की अनुभूति, साइजिंग ऑफ द क्लास, इसको हम लोग देखते हैं। शिक्षक जब कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से पूरी कक्षा और उसमें बैठे हुए छात्रों की क्षमताओं की जांच कर लेता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के प्रत्यक्षीकरण के साथ यह पता लगा लेता है कि कौन कौन से छात्र समस्या उत्पन्न कर सकते हैं तथा कौन से छात्र उसे शिक्षण में सहायता दे सकते हैं। मतलब ये पता लगाता है कि कौन कौन से छात्र उसके शिक्षण में समस्या उत्पन्न करेंगे और कौन उसकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार छात्र भी शिक्षक के व्यक्तित्व के स्वरूप की अनुभूति करते हैं। यह अनुभूति कक्षा आरंभ के कुछ क्षणों में ही हो जाती है। इस स्तर पर यह आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षक की तरह लगना चाहिए। तो ये रहा कक्षा के आकार की अनुभूति, मतलब कक्षा में जाने के पूर्व उसके आकार की अनुभूति कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार के छात्र हैं, कौन उसके शिक्षण में बाधा उत्पन्न करेंगे और कौन उसकी सहायता करेंगे। और जो हमारा अगला है वो है छात्रों का निदान। तो हम लोग देखते हैं छात्रों का निदान ये क्या है। जब शिक्षक को कक्षा के आकार की अनुभूति हो जाती है, इसके पश्चात वह यह जानने का प्रयास करता है कि छात्रों का स्तर तथा उन्हें विषय के संबंध में पूर्व ज्ञान कितना है। मतलब जब कक्षा की अनुभूति हो जाएगी छात्रों के स्तर की, तो वो यह जानने का प्रयास करेगा कि उसका पूर्व ज्ञान कितना है।
इस प्रकार शिक्षक मुख्य रूप से 3 पक्षों में छात्रों का निदान करने का प्रयास करता है। पहला है छात्रों की अभिवृत्ति एवं अभिरुचियां, दूसरा छात्रों की अभिवृत्ति एवं अभिरुचियों का पता लगाना और तीसरा छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि। तो हम लोग देखते हैं छात्रों की समस्याओं का निदान किस प्रकार करेगा। छात्रों की क्षमताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन करके छात्रों की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। छात्रों की अभिवृत्ति एवं अभिरुचियों का अध्ययन करके उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करके भी जो छात्रों की समस्याएं हैं उनका निदान किया जा सकता है। सामान्यतः शिक्षक प्रश्नों की सहायता से ही इन उपयुक्त पक्षों की जानकारी प्राप्त करता है। तो ये रहा हमारा छात्रों का निदान। अब हम लोग अगला देखते हैं स्वोपक्रम तथा अनुक्रियाएं। अब हम लोग देखेंगे स्वोपक्रम तथा अनुक्रियाएं क्या हैं। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्वोपक्रम और दूसरा अनुक्रिया। ये दोनों ही क्रियाएं शिक्षक और छात्र के मध्य संपादित होती हैं, जिसे शाब्दिक अंतःक्रिया कहा जाता है। जब शिक्षक कुछ क्रियाएं प्रारंभ करता है तो छात्र उन क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया देते हैं। इसी प्रकार जब छात्र कुछ क्रियाएं करते हैं तो शिक्षक उनकी अनुक्रिया देता है। इस प्रकार शिक्षण की अंतःक्रिया चलती रहती है। शिक्षण की इन समस्त क्रियाओं का शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया के रूप में विश्लेषण किया जाता है। यही है हमारा स्वोपक्रम तथा अनुक्रियाएं। तो ये रहा जो हमारा दूसरा सोपान था शिक्षण की अंतःक्रिया वाला, इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग तीसरे के बारे में जानते हैं, जो है शिक्षणेतर सोपान या शिक्षण का उत्तर क्रिया सोपान या अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो हम लोग देखते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग क्या है। शिक्षण का तृतीय या अंतिम सोपान मूल्यांकन से संबंधित है। बिना मूल्यांकन के शिक्षण अपूर्ण रहता है। इसमें शिक्षण की वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो छात्रों की निष्पत्तियों का मूल्यांकन तथा उद्देश्य की प्राप्ति के निर्णय के संबंध में प्रयुक्त की जाती हैं। शिक्षण के अंत में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन का मापन किया जाता है। इसके लिए शिक्षक लिखित तथा मौखिक प्रश्न पूछता है, जिसे शिक्षक का तृतीय सोपान कहा जाता है। तो जो मूल्यांकन का कार्य है वो हमारा तृतीय सोपान में आएगा। पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग में मूल्यांकन के कार्य को रखा गया है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख क्रियाएं हैं। जो पहली क्रिया है वो है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की शुद्ध परिभाषा की जाती है, जिसे मानदंड व्यवहार कहते हैं। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के समय छात्रों के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की तुलना करते हुए मूल्यांकन करता है। यदि शिक्षक यह अनुभव करता है कि अधिकांश छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो गया है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है तथा शिक्षण के प्रयोग में की गई युक्तियां और व्यूह रचनाएं प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। तो ये रहा शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा। अब हम लोग अगली क्रिया देखते हैं जो तृतीय सोपान की है, वो है मूल्यांकन के उपयुक्त प्रविधियों का चयन। शिक्षक का यह कार्य है कि वह अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त परीक्षण प्रविधियों का चयन करे। परीक्षण के लिए शिक्षक जिन प्रविधियों का चयन करता है वह विश्वसनीय तथा वैध होनी चाहिए, जो छात्र के ज्ञानात्मक तथा व्यवहारिक पक्ष का मूल्यांकन कर सके। तो ये रहा हमारा मूल्यांकन के उपयुक्त प्रविधियों का चयन। अब हम लोग अगला क्रिया देखते हैं जो है प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। मतलब जो हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से हम लोग शिक्षण नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। मूल्यांकन से छात्रों की निष्पत्तियों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में ही निर्णय लिया जाता है, बल्कि परीक्षा के परिणामों से शिक्षक अपने अनुदेशन शिक्षण युक्तियों के संबंध में भी निर्णय लेते हैं। इससे शिक्षक को अपने अनुदेशन तथा शिक्षण युक्तियों के सुधार एवं विकास के लिए आधार मिलता है।
अतः मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण की क्रियाओं का भी निदान किया जाता है, जिससे उनमें सुधार करके उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षण क्रियाओं के तीनों सोपानों का रूप इस प्रकार होना चाहिए जो छात्रों के चित्रण प्रणाली तथा कार्यशैली में महत्वपूर्ण विकास एवं परिवर्तन ला सके। तो ये रहा हमारा जो शिक्षण के सोपान या अवस्थाएं थी। तीनों अवस्थाओं को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जाना। पहला प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, दूसरा इंटर एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, और जो हमारा तीसरा था वो था पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो प्री, इंटर और पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, इन तीनों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जाना। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण के स्तर। इसके कौन कौन से स्तर हैं? तो शिक्षण के जो प्रमुख स्तर हैं वो 3 हैं। पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, और जो हमारा तीसरा है वो है चिंतन स्तर। अब इन तीनों स्तरों को हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति प्रधान तत्व होते हैं। यह शिक्षक केंद्रित होता है। यह औपचारिक शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस स्तर का शिक्षण विचारहीन होता है। इसमें छात्र विषय वस्तु को कंठस्थ करते हैं तथा उसकी ज्यों का त्यों मौखिक तथा लिखित आवृत्ति करते हैं। अर्थात इस स्तर पर लक्ष्यों एवं सूचनाओं को याद करना मात्र परम लक्ष्य माना जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से सह संबंध नहीं होता है, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। समस्या के समाधान में भी स्मृति स्तर सहायक होता है। यह शिक्षण सोचने की शक्ति को बढ़ावा नहीं देता, यह अनुबंधन पर आधारित होता है। स्मृति शिक्षण स्तर का महत्व इसलिए है क्योंकि शिक्षण में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें याद करने से ही विषय में आसानी से प्रगति होती है, जैसे गणित का पहाड़ा, सारणी, संस्कृत के व्याकरण आदि। किसी भी प्रकार के शिक्षण में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। अतः पूर्व ज्ञान को स्मृति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी विषयों के शिक्षण में स्मृति को अस्थायी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि स्मृति के बिना बोध और चिंतन संभव नहीं है। तो जो पहला शिक्षण का प्रमुख स्तर है उसे हम लोग स्मृति स्तर मानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्मृति स्तर शिक्षण का प्रतिमान। हर्बर्ट शिक्षण के जो प्रतिमान दिए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है वो है उद्देश्य। हर्बर्ट के अनुसार स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को तथ्यों को रटने पर बल देते हुए निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना चाहिए। इन क्षमताओं में पहला होगा छात्रों के मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, दूसरा छात्रों को तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, और तीसरा छात्रों द्वारा सीखे हुए तथ्यों को प्रत्यास्मरण करना। और जो इसका आखिरी होगा वो होगा छात्रों द्वारा सीखे हुए तथ्यों का स्मरण करना तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। तो ये रहा हमारा उद्देश्य जो हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान के हैं, उसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं संरचना। हर्बर्ट ने स्मृति के स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 5 पदों में विभक्त किया, जिसमें पंचपद प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली स्मृति के शिक्षण को संरचना का प्रत्यय प्रदान करती है। इन्हीं पंचपदों का अनुसरण करते हुए शिक्षक स्मृति स्तर के लिए शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ये जो हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली का वर्णन निम्नलिखित है। इसमें पहला हो जाएगा प्रस्तावना की तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, और जो तीसरा होगा वो होगा तुलना एवं समरूपता, चौथा सामान्यीकरण, और जो पांचवा होगा वो होगा उपयोग का प्रयोग। तो ये जो हर्बर्ट के पंचपद प्रणाली है वो है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रस्तावना की तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना एवं समरूपता, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा उपयोग का प्रयोग। तो ये हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली है। अब हम लोग अगला देखते हैं सामाजिक प्रणाली। जो अगला प्रतिमान है वो है सामाजिक प्रणाली। अब हम लोग अगला प्रतिमान देखते हैं जो है सामाजिक प्रणाली।
शिक्षण की प्रक्रिया सामाजिक एवं व्यावसायिक है। इसमें सामाजिक समस्या का विशेष महत्व है। यहाँ शिक्षक का व्यवहार अधिकार पूर्ण होता है। यहाँ सभी क्रियाएं शिक्षक करता है और छात्र उसे आदर्श मानकर अनुसरण करते हैं। तो ये रहा शिक्षक। जो अगला प्रतिमान था सामाजिक प्रणाली वाला, वो अब हम लोग हार्वर्ड का जो शिक्षण प्रतिमान है उसका आखिरी प्रतिमान देखते हैं, जो है मूल्यांकन प्रणाली। इस स्तर के शिक्षण में परीक्षा में भी रटने पर ही बल दिया जाता है। इस स्तर पर शिक्षण का मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मूल्यांकन हेतु निबंधात्मक परीक्षा को अधिगम उपयोगी समझा जाता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रयोग से प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान एवं पहचान के पदों का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया जाता है। तो ये रहे हमारे जो हार्वर्ड के प्रमुख प्रतिमान थे शिक्षण के, वो इसको हम लोग स्मृति स्तर शिक्षण का प्रतिमान या हार्वर्ड शिक्षण प्रतिमान भी कह सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख प्रतिमान थे। पहला उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और जो चौथा था वो मूल्यांकन प्रणाली। अब हम लोग शिक्षण का अगला स्तर देखेंगे। स्मृति स्तर हम लोगों ने देखा, अब हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला स्तर है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, बोध स्तर किस प्रकार से टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। पहला जो स्मृति स्तर शिक्षण था वो हार्वर्ड शिक्षण का प्रतिमान था, और इस अगला जो है बोध स्तर, वो है बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान या मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बोध स्तर क्या है, उसके बाद जानेंगे बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान, जिसे हम लोग मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। तो देखते हैं बोध स्तर क्या है। बोध स्तर का शिक्षण स्तर स्मृति स्तर के आगे की व्यवस्था है। बोध स्तर शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध में कराया जाता है। बोध स्तर का शिक्षण बौद्धिक व्यवहारों के विकास के अधिक अवसर प्रदान करता है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। बोध स्तर पर शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मॉरिसन ने लिखा है कि बोध शिक्षण किसी सीखी हुई सामग्री का पुनः स्मरण मात्र नहीं है और न ही सामान्यीकरण, अपितु यह अंतर्दृष्टि है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि सीखी हुई सामग्री को नई परिस्थितियों में कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में नैपुण्य विकसित करना है, न कि उन्हें विषय वस्तु को कंठस्थ करा देना। उनके अनुसार शिक्षकों को चाहिए कि वे अनुबंधन जैसे अधिगम पर बल न देकर व्यक्तित्व के अनुकूलन की ओर अधिक ध्यान दें। तो ये रहा हमारा बोध स्तर शिक्षण का जो स्तर था वो। अब हम लोग देखते हैं बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान या फिर मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान। मॉरिसन अपने प्रतिमान पर इस बात पर अधिक बल देता है कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए। शिक्षण में छात्रों के लिखित परीक्षा को तथा वर्णन कालांश में मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार बोध स्तर शिक्षण के विभिन्न सोपान ही मूल्यांकन के प्रमुख आधार होते हैं। तो ये रहा बोध स्तर शिक्षण का प्रतिमान। अब हम लोग देखते हैं बोध स्तर शिक्षण की सीमाएं। बोध स्तर शिक्षण की कौन कौन सी सीमाएं हैं। इसमें जो पहला है वो है, इसमें छात्रों के भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों की अवहेलना की जाती है। मतलब जो छात्रों के भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष होते हैं उनकी अवहेलना की जाती है। दूसरा, इस स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु के सीमाओं पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब जो पाठ्य वस्तु की सीमाएं हैं उस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अब हम लोग अगली सीमा देखते हैं। जो अगली बोध स्तर की सीमा है वो है, इस स्तर में शिक्षण में मानव व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मतलब मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। मतलब बोध स्तर शिक्षण के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं उसको देखते हैं। जो पहला सुझाव है वो है, बोध स्तर के प्रत्येक सोपान का अनुसरण क्रमबद्ध रूप में समुचित ढंग से किया जाना चाहिए।
दूसरा, छात्रों को बोध स्तर के शिक्षण में उस समय प्रवेश दिया जाए जब वह स्मृति स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। मतलब स्मृति स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना उनको बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश ना दिया जाए। तीसरा, बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान हेतु उचित प्रयास करना चाहिए। तो ये रहा हमारा बोध स्तर के शिक्षण के लिए प्रमुख सुझाव। मतलब किन किन बातों को हमें ध्यान में रखकर बोध स्तर का शिक्षण देना चाहिए। अब हम लोग अपना अगला जो शिक्षण का स्तर था उसको देखते हैं, चिंतन स्तर। अभी तक हम लोगों ने स्मृति स्तर, बोध स्तर पढ़ा। अब हम लोग अपना तीसरा और आखिरी देखेंगे, चिंतन स्तर। तो हम लोग जानेंगे चिंतन स्तर क्या है। चिंतन स्तर का शिक्षण वह शिक्षण है जो समस्या केंद्रित हो। इसमें स्मृति स्तर और बोध स्तर शिक्षण दोनों सम्मिलित होते हैं। हालांकि चिंतन स्तर स्मृति तथा बोध स्तर के शिक्षण से भिन्न होता है। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण में छात्र समस्या को सुलझाने के लिए गहन तथा गंभीर चिंतन द्वारा अपना मौलिक दृष्टिकोण बनाना सीख जाता है। वह इस योग्य बन जाता है कि अपनी भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को चिंतन, मनन, तर्क तथा कल्पना द्वारा सफलतापूर्वक सुलझा लेता है। तो ये रहा हमारा चिंतन स्तर। अब हम लोग देखते हैं बिग्गी के अनुसार चिंतन स्तर के शिक्षण में एक ऐसा वातावरण विकसित किया जाता है जो अधिक सजीव, प्रेरणादायक, सक्रिय, आलोचनात्मक, संवेदनशील हो और नवीन एवं मौलिक चिंतन को खुला अवसर प्रदान करे। इस प्रकार का जो शिक्षण है वो बोध स्तर के शिक्षण की अधिक कार्य उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो बिग्गी के अनुसार ये हो गया चिंतन स्तर का शिक्षण। अब हम लोग देखेंगे चिंतन स्तर शिक्षण के प्रतिमान। जैसे हम लोगों ने देखा स्मृति स्तर शिक्षण के प्रतिमान, बोध स्तर शिक्षण के प्रतिमान, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे चिंतन स्तर शिक्षण के प्रतिमान। हंट शिक्षण प्रतिमान इसको कहा जाता है, चाहे चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान कहे या हंट शिक्षण प्रतिमान। तो इसमें जो पहला प्रतिमान है वो है उद्देश्य। तो इसको हम लोग जानते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण में 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। इन तीनों उद्देश्यों में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। इसका जो पहला उद्देश्य होगा वो होगा छात्रों में समस्या के समाधान की क्षमता विकसित करना। मतलब छात्रों में ऐसी क्षमता को विकसित करना कि वे अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। दूसरा होगा छात्र स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन का विकास करना। मतलब छात्रों में स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन का विकास करना। और जो तीसरा होगा वो होगा छात्रों में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन की क्षमता को विकसित करना। इसके 3 उद्देश्य थे, तीनों को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं संरचना। चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप समस्या की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस स्तर की संरचना का प्रारूप व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की प्रकृति के आधार पर संरचना के 4 सोपान बताए गए हैं। पहला होगा शिक्षक छात्र के सम्मुख सकारात्मक समस्या की स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरा होगा छात्र समस्या के समाधान के लिए उपकल्पना बनाते हैं। उपकल्पना समस्या के संभावित समाधान को व्यक्त करती है। समस्या समाधान के लिए एक से अधिक उपकल्पनाएं बनाई जा सकती हैं। और जो तीसरा होगा वो होगा छात्र अपनी उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए प्रदत्तों का संकलन करता है, अर्थात आवश्यक आंकड़ों तथा तथ्यों को एकत्रित करता है। और जो चौथा होगा वो होगा इस सोपान में उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है और इन्हीं परीक्षणों के आधार पर निर्णय और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यही निष्कर्ष छात्र के मौलिक विचार होते हैं। अब हम लोग अगली संरचना देखते हैं, सामाजिक प्रणाली। चिंतन स्तर की सामाजिक प्रणाली स्मृति तथा बोध स्तर से भिन्न होती है। इस स्तर के शिक्षण में कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से खुला होता है। सीखने की परिस्थितियां अधिक आलोचनात्मक होती हैं। ऐसे वातावरण में छात्र का स्थान प्रमुख और शिक्षक का स्थान गौण होता है। तो ये रहा हमारा सामाजिक प्रणाली। अब हम लोग देखते हैं अगला मूल्यांकन प्रणाली।
चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान का मूल्यांकन करना कठिन होता है। इस स्तर के शिक्षण की निष्पत्तियों के लिए मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षा द्वारा ठीक प्रकार से किया जा सकता है। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपयोगी नहीं होती। चिंतन स्तर की परीक्षाओं का मूल्यांकन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि छात्रों की समस्या समाधान की प्रवृत्ति के विकास का मूल्यांकन करना चाहिए, छात्रों के अधिगम की क्रियाओं में भागीदारी का मूल्यांकन करना चाहिए, और जो तीसरा होगा छात्रों के आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमताओं के विकास का मूल्यांकन करना चाहिए। जो अगला होगा छात्रों की अभिवृत्तियों तथा विश्वासों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये रहा हमारा मूल्यांकन प्रणाली। इसी के साथ जो हमारा पहला चैप्टर था वो खत्म होता है। टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया के रूप में आज खत्म होता है। कल हम लोग जो हमारा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां हैं उसका दूसरा अध्याय है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने शिक्षण के कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में जाना, शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।